Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving the part 3 of CBSE class 12 term 2 very important questions. Actually these are previous year questions which are asked in 2020 examination और ये questions मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके रखे हैं जो कि टर्म 2 के सिलेबस से रिलेटेड हैं। तो इस क्वेश्चन और मैंने इससे पिछले वीडियोस में पिछले दो वीडियो में फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए थे, 2020 में पूछे गए थे। और इस वीडियो में ये एक लास्ट वीडियो होगा जिसमें फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएंगे। फिर मैं कल टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद अगेन 2019 क्वेश्चंस फॉर 2019 क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री आई विल डिस्कस। तो आप ये सब देखते रहिए। ये जब तक आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, 7 मई में आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर 13 मई में होगा। फिर उसके बाद जो आपके पास टाइम है, आप इस टाइम में अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन हैं और मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। और आपको आइडिया भी मिलता है कि किस टाइप का और किस लेवल के क्वेश्चन पेपर वो लोग सेट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, अगर आप देखेंगे तो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, दिस क्वेश्चन। और आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही होगा, ये एक वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप से पूछा गया है कि द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। मतलब कि यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये इस तरह से होता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, ये होता है ये और ये हो जाएगा और ये आपकी हो गई मेंस स्क्रीन। यहाँ पर एक्चुअली मैं इधर, ये तो गलत बन गया। यहाँ पर आपका ये थोड़ी सी स्मॉल होती है तो लाइन ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एक ये लाइन हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका ये सोर्स होता है, दिस इज दिस। अब यहाँ मैं पूरी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट। और यहाँ पर ये दोनों जो सोर्स होते हैं ये इंडिविजुअल सोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ से आपके पास क्या होता है कि यहाँ से दो लाइट्स जाती हैं, एक लाइट ये इधर जा रही है और सिमिलरली वन मोर लाइट फ्रॉम द सोर्स S2 विल कम टू दिस, और ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। और यहाँ पर इंटरसेक्ट करने के बाद करस्पॉन्डिंगली ब्राइट फ्रिंजेस, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनती है, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनती है। उसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला होते हैं और जो इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस होती हैं वो आप लोगों ने अपनी कोचिंग क्लासेस में या फिर अपने स्कूल्स में वो सब पढ़ लिया होगा, या फिर आपने खुद से पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। तो उसके केस में इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या होता है। अब हमें ये पता होता है कि हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ एक कॉन्सेप्ट होता है, फ्रिंज विड्थ। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, वेयर स्मॉल डी इज व्हाट? स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेस, और कैपिटल डी इज व्हाट? कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, दिस स्लिट एंड द स्क्रीन। ये डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइट। ठीक है, लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब आपको ये सब चीजें पता है। यहाँ पर क्या हो गया कि फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास आता है ये ब्राइट फ्रिंज आती है, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर एक और ब्राइट फ्रिंज आती है। हमें पता है कि पैटर्न क्या होता है, ये है आपका ब्राइट फ्रिंज, ये फिर एक और ब्राइट फ्रिंज होगा, और इसके बीच में ये जो होगा, ये पोर्शन होगा, ये डार्क फ्रिंज वाला होगा। करेक्ट? तो ये आपको अच्छे से पता होगा। ऐसे ऑल्टरनेटिव फ्रिंज बनती है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे करके। अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू करस्पॉन्डिंग ब्राइट फ्रिंजेस और द डिस्टेंस बिटवीन द टू करस्पॉन्डिंग डार्क फ्रिंजेस, ये होता है फ्रिंज विड्थ। अब ये फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ता है? सिंस बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी होता है, यहाँ पर हम ना तो स्मॉल डी को चेंज कर रहे हैं ना लैम्डा को चेंज कर रहे हैं, बस कैपिटल डी को चेंज कर रहे हैं, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन
या स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेट ऑफ द स्लिट्स, स्क्रीन को हमने और दूर मूव कर दिया, इसको यहाँ ले गए, डी बढ़ गया तो इसका मतलब डी इज इंक्रीज, इसका मतलब बीटा विल बी इंक्रीज, तो बीटा विल बी इंक्रीज मतलब फ्रिंज विड्थ विल बी इंक्रीज। तो पहले का आंसर क्या होगा, द ऑप्शन द आंसर ऑफ ए विल बी द फ्रिंज विड्थ बीटा विल इंक्रीज। क्लियर, पहला वाला ऑप्शन तो आपका सॉल्व हो गया है। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज्ड, अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सेपरेशन इंक्रीज कर दिया, यानी कि स्मॉल डी इंक्रीज कर दिया। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा लेमडा डी अपॉन डी, और मैं और प्रिसाइजली लिखूं तो बीटा इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी होता है। तो अगर आपने डी को इंक्रीज किया तो इसका मतलब क्या होगा, डी स्मॉल डी इज इंक्रीजिंग मतलब बी डिक्रीज होगा, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी, source the source slit is moved closer to the plane of the double slit। अब इसमें कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोज टू द प्लेन ऑफ द डबल स्लिट, यानी कि क्या रहा है कि ये जो सोर्स है ये सोर्स पास में आ गया, दिस सोर्स इज मूव्ड क्लोजर, ये आपने शायद नहीं कभी नहीं देखा होगा लेकिन सीबीएसई में पूछ लिया गया था। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं। तो यानी कि जब उसके बाद किसी भी सोर्स को अगर आप स्लिट के आसपास पास मूव कर देंगे तो उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, एस बाई कैपिटल एस, कैपिटल एस क्या है, स्मॉल एस, जिसमें स्मॉल एस इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, कैपिटल इज द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन, ये होना चाहिए आपका लेस देन लेमडा अपॉन डी, ये कंडीशन होती है। अगर मतलब ये वाली जो चीज है लेस देन लेमडा बाई डी होगा तभी आपको डिस्टिंक्ट, यहाँ पर डिस्टिंक्ट विजन्स मिलेंगी, यहाँ पर डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस मिलेंगी। अगर ऐसा नहीं है, स्मॉल एस बाई कैपिटल एस की जो वैल्यू है, स्मॉल एस क्या होता है, इसका विर्थ, ये जो स्लिट है ना, सोर्स स्लिट, इसका विर्थ, या फिर आप इसको भी बोल सकते हो, ये भी सोर्स सोर्स स्लिट जो है, इन सोर्स स्लिट का जो विर्थ है, अगर ये सोर्स स्लिट का विर्थ आपका बड़ा, सोर्स स्लिट बाई ये डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द सोर्स विद द टू स्लिट, ये विथ स्मॉल एस अपॉन कैपिटल एस, ये डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो अगर लेमडा बाई डी से ज़्यादा हो गया तो आपको डिस्टिंक्ट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नहीं मिलती। तो ये आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, इफ द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोज टू द प्लेन ऑफ द डबल स्लिट, उसके केस में क्या होगा कि आपका जो कैपिटल एस की जो वैल्यू है वो कैपिटल एस की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो कैपिटल एस की वैल्यू डिक्रीज हो गई until it is less than capital S की वैल्यू इज डिक्रीज, until this value is S by S is लेस देन लेमडा बाई डी, तो आपके पास एक डिस्टिंक्ट ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेंगे। लेकिन अगर जहां पर एस बाई एस का रेशियो बढ़ गया लेमडा बाई डी से तो उसके पास आपके जो फ्रिंजेस होंगे वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे, वो हेजी हो जाएंगे। क्लियर, तो ये हो गए आपके तीन क्वेश्चन। आप चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। राइट द एक्सप्रेशन for the speed of the light in a material medium of relative permittivity epsilon r and relative magnetic permeability mu r। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम
is given by v is equal to 1 upon root over म्यू नॉट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये होता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। अब क्यों क्या है कि यहाँ पर अगर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रेस्पेक्ट टू ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, दिस फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या हो सकता है, हम इसको लिख सकते हैं दिस इज सेम एज c अपॉन रूट ओवर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो जो फॉर्मूला हो गया आपका वो हो गया v इज इक्वल टू c अपॉन रूट ओवर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो ये लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, बी। Write the wavelength range and name of the electromagnetic wave which are used in radar system of aircraft navigation and to the earth satellite to observe the growth of the crops। तो इसमें क्या होता है, इसका तो मैं यही आंसर लिख देता हूँ। एक्चुअली ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो पहले का जो आंसर होगा, रडार सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट नेविगेशन में जो यूज़ होती है वो माइक्रोवेव यूज़ होती है। और माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा इज इक्वल टू 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर तक होती है। राडार सिस्टम में जो यूज़ होती है एयरक्राफ्ट नेविगेशन, वो माइक्रोवेव यूज़ होती है। वेवलेंथ 0.3 मीटर से लेके 10⁻³ मीटर। और अर्थ सेटेलाइट टू ऑब्जर्व, अर्थ सेटेलाइट जो वेवलेंथ को यूज़ करती है वो इंफ्रारेड को यूज़ करती है, इंफ्रारेड। और इसकी जो वेवलेंथ होती है दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये है बेसिक चीज़ आपकी। ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो टॉपिक है ना, उसमें ये सब माइक्रोवेव इंफ्रारेड इन सब वेव की वेवलेंथ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। द न्यूक्लियस 92Y235, जैसे एक्चुअली यूरेनियम है, 92 235 इंटू U235 होता है ये, is initially at rest, decays into 90x231 by emitting an alpha particle. Okay, the binding energy per nucleon of the parent nucleus, the daughter nucleus and alpha particle are given to be this and this. This is your parent, this is your daughter and this is your alpha particle। ठीक है। Assuming the daughter nucleus to be formed in the unexcited state and neglecting its share in the energy of the reaction, find the speed of the emitted alpha particle। ओके, तो यहाँ पे ये बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, यहाँ पर हम एक्चुअली क्या करेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस रिएक्टेंट निकालेंगे, है ना, पेरेंट न्यूक्लियाई का निकालेंगे टोटल बाइंडिंग एनर्जी। फिर हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर निकालेंगे और अल्फा पार्टिकल निकालेंगे। इन दोनों की जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो होगी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड, और दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड जो होगी दिस विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो कि रिलीज हो रहा है। अल्फा पार्टिकल जो रिलीज हो रहा है ना, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। तो हम यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सॉल्व करने में पहले तो हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, यानी कि 92Y235 इज इक्वल टू व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया हुआ है इसने, पर न्यूक्लियन 7.8 है, 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अब इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है टोटल, 235, तो इनटू आप करोगे 235, तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, मास इनटू दिस
यानी कि 235 इंटू 7.8 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1833 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दूसरा अब आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 90x231। इसकी बाइंडिंग एनर्जी आप निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर कितना दिया हुआ है 7.835। तो 7.835 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू इसके न्यूक्लियॉन्स कितने हैं टोटल 231। तो टोटल आपके पास कितनी हो गई एनर्जी 1809.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 2He4। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी हुई है इसने पर न्यूक्लियर 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी निकाल ली है। तो जो एनर्जी एमिटेड है Q, दिस इज Q, ये जो Q एनर्जी है दिस Q एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1833 माइनस 1809.9 प्लस 28.28। क्लियर। अब एक्चुअली में इस दोनों का सम निकालेंगे तो आपके पास ये एक्चुअली में आएगा -5.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज हुई है जो कि काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में यूजफुल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 5.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², यानी कि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर आप जब इसको करेंगे तो वेलोसिटी आप निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 × 5.18। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, और ये मेगा भी था तो 10⁻6 हो गया अपॉन मास। मास है आपका प्रोटॉन का 2He4, 4 इंटू 1.6 9.11। तो इसका मास होगा 6.68 इंटू 10⁻⁻27। तो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई इसका √। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल उन्होंने एक्चुअली दे रखा है ना यहाँ पे 6.68 इंटू 10⁻⁻27। तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए, और इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.58 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आप निकालते हो वेलोसिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली में। ये दो इस तरह का क्वेश्चन ये लोग पूछते नहीं है, बस डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पूछते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछ लिया है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ये तो आपके सिलेबस से हट गया है। जीनर डायोड तो है नहीं, गलती से यहाँ पर आ गया है, तो ये जीनर डायोड को तो आप हटा सकते हो, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस एक्चुअली। जीनर डायोड आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप when the final image is formed at infinity. Write the expression for the resolving power of the telescope. और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ, पहले आपका डायग्राम बना देता हूँ इससे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। पहले डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, यहाँ से लाइट आ रही होती है, यहाँ से लाइट आ रही है, और एक आपकी यहाँ से लाइट आ रही है, और फिर ये यहाँ से स्ट्राइक होके फिर ये यहाँ जाती है। और फिर जब आप, क्योंकि ये इन्फिनिटी से लाइट आ रही है इसीलिए ये फोकल लेंथ पर स्ट्राइक करेगी, मतलब यहाँ पर ना, यहाँ पर ये इधर स्ट्राइक करेगी, इधर ये, और ये यहाँ पर एक्चुअली में बनेगी, एक इमेज बनेगी। एक्चुअली में ये जो मैंने बना दिया है यहाँ पर, ये स्ट्रेट नहीं है ये एक्चुअली में लाइन, इसको आपको थोड़ा सा टिल्टेड करके रखना पड़ेगा। थोड़ा सा टिल्टेड करके रखो आप, तो आपको समझ में आएगा ठीक से। है ना, ये थोड़ा सा रेड कलर का दिखा दिया है मैंने, सब क्लीन दिख जाए। यहाँ से लाइट ऐसे करके आ रही है। अब दिस लाइट जो यहाँ से आ रही है और एक लाइट यहाँ से आ रही है,
ये अपने फोकल लेंथ पर स्ट्राइक करते हैं और फोकल लेंथ पर यहाँ पर एक इमेज बनती है। दिस फोकल लेंथ, अगर जो इमेज, पहली इमेज जो ऑब्जेक्टिव की इमेज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के फोकल लेंथ पर बनेगी, तो ये जो फोकल लेंथ, तो जो ये जो इमेज बनेगी क्योंकि स्ट्राइक करते हुए आई पीस पर, अगर ये आई पीस के फोकल लेंथ पर बन रही है, तो इसमें क्या होगा कि इमेज जो होगी वर्चुअल होगी, वो इन्फिनिटी पर होगी, फाइनल इमेज, है ना। तो ये होता है डायग्राम, बेसिक डायग्राम ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और यहाँ पर इसकी जो रिजॉल्विंग पावर का जो एक्सप्रेशन होता है, रिजॉल्विंग पावर इज गिवन बाई कैपिटल डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ये इसका बेसिक एक्सप्रेशन होता है रिजॉल्विंग पावर का। ठीक। अब दूसरा वाला क्या है क्वेश्चन, दूसरा वाला है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 मीटर। तो इसका जो फोकल लेंथ दिया हुआ है हमें, एफ ऑब्जेक्टिव, वो है 20 मीटर। आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो है 1 मीटर, एफ ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। एंगुलर मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज गिवन बाई एफ नॉट अपॉन एफ ई। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ नॉट अपॉन एफ ई। यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिया हुआ है डायरेक्ट कि एफ नॉट की वैल्यू है 20 मीटर और एफ ई की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। 1/100 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2000। ये आपका आंसर। तो ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। Given the diameter of the moon is this and the radius of lunar orbit is 3.8 into 10 power 8. अब देखिए ये है आपका सेटअप। जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन इस तरीके का है। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। गिवन द डायमीटर ऑफ मून इज 3.5 into 10 power 6। आपको ये डायमीटर है, वो डायमीटर डी इज गिवन टू बी 3 पॉइंट व्हाट 3.5 into 10 power 6 मीटर्स में दिया हुआ है। और रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट कितना दिया हुआ है, 3.8 इंटू 10 पावर 8। ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो मून है ना, ये मून दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड, दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस लेंस एज ए ऑब्जेक्टिव। ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है ये मून। ठीक है, ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है। अब आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन में, इस पर्टिकुलर पोजीशन में, जिस पोजीशन पे हमने दिखाया हुआ है, इस पर आपको निकालना है कि इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में ही पूछा है डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून पूछा है कि हमें ये जो डायमीटर D1 फॉर्म है ना, ये पूछना है, ये निकालना है। अब हमें पता है मून बहुत दूर पर है, तो इसकी जो मून की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो ऑब्वियसली उसकी फोकल लेंथ पर बनेगी, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पर, है ना। तो यहाँ पर दिस एंगल अल्फा एंड दिस एंगल अल्फा शुड बी इक्वल, करेक्ट। ये एंगल अल्फा शुड बी इक्वल, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, या फिर मैं बोलूँ कि टेन अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, डी अपॉन कैपिटल आर। क्लियर। विच इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 3.8 इंटू 10 पावर 8। क्लियर। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सेकेंड वाले ट्राइंगल में, अगर हम देखते हैं इस राइट वाले ट्राइंगल में, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल D1 अपॉन एफ नॉट, है ना। तो और एफ नॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है विच इज 20 मीटर। तो दिस इज इक्वल टू D1 अपॉन 20 मीटर। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3.5 इंटू 3.5, यानी कि मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 35/38 इंटू 100 इज इक्वल टू D1/20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा D1 की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.18 मीटर। ये आपका हो गया है, मतलब ये आपने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया है। क्लियर। तो ऐसे ही वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसका आंसर है 0.18 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन
इसमें आप ये ध्यान रखना इस वाली चीज, इसमें टेलीस्कोप्स में ना, टेलीस्कोप में एक तो आपके जितने भी टेलीस्कोप सिलेबस में आपको उनके डायग्राम बनाने आने चाहिए, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस पर रिजॉल्विंग पावर पे भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक्चुअली ये जो फॉर्म, जो जिस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये एक आध इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने आपको आने चाहिए। तो टेलीस्कोप में इस टेलीस्कोप की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर। दिस लास्ट वाला क्वेश्चन इज व्हाट, आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन है ना, हाँ दिस इज लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, it is observed that the virtual image is formed. Draw the ray diagram to show the image formation and hence derive the mirror equation. अच्छा, आपको मिरर इक्वेशन डिराइव करना है। तो मिरर इक्वेशन डिराइव करने के लिए पहले तो इसका सेटअप बना लेते हैं और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज द डायग्राम। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर गिवन है, दिस कॉनकेव मिरर। और इन्होंने पूछा है कि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, दिस इज द वर्चुअल इमेज। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन एंड हेंस डिराइव द मिरर इक्वेशन। हमें मिरर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पर h1 हाइट का। अब यहाँ पर जो लाइट्स ये जो लाइन आ रही है स्ट्रेट आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। अब बाई योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे रिफ्लेक्ट होगी, ये यहाँ पर ए डैश पर आएगी, और सिमिलरली एक और लाइट जो आएगी ऐसे यहाँ पे पोल से टकराएगी और फिर लौट के जाएगी और ये स्ट्राइक करके इमेज बनाती है यहाँ पर इस इमेज वाले पॉइंट पर। मैंने ये एंगल दिखा दिए हैं, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल विल ऑल्सो बी फाई। तो अब हम यहाँ पर इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि प्रूफ, इसमें प्रूफ सॉल्व करने के लिए इसको कि टेन थीटा अगर मैं लूँ, टेन थीटा इन द ट्राइंगल ए डी ओ देता हूं मैं, ए डी ओ ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा विल बी इक्वल टू h1 बाई यू हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली टेन थीटा इन ट्राइंगल ए डैश डी आई अगर मैं लेता हूं इस वाले ट्राइंगल में, टेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा विल बी इक्वल टू h2 अपॉन v हो जाएगा। तो यानी कि इस रिलेशन से पहले ये दो रिलेशन आपने निकाल ली हैं, फर्स्ट रिलेशन एंड सेकंड रिलेशन। सिमिलरली अगर मैं एक और रिलेशन यहाँ पर एक और ट्राइंगल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक डिस्टेंस आपको नहीं डिनोट किया है, ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। डी और एफ का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। डी एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, जो मैंने यहाँ पर दिखाना भूल गया हूँ मैं। डी कैपिटल एफ विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ, क्योंकि स्ट्राइक पर इन्फिनिटी से स्ट्राइक कर रही है स्ट्रेट लाइन, वो यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी तो वो फोकल लेंथ पर स्ट्राइक करेगी। ओके, तो ये है। अब यहाँ पर मैं अगर ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ए डैश एफ आई, ये दिस ट्राइंगल ए डैश, दिस इज एफ, है ना। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं फिर से बना देता हूँ, दिस इज एफ, सॉरी, ए डैश एफ आई। अगर मैं ये ट्राइंगल लूंगा तो इन द ट्राइंगल ए डैश एफ आई टेन फाइव विल बी इक्वल टू व्हाट, टेन फाइव विल बी इक्वल टू h2 अपॉन v माइनस एफ। लेट दिस इक्वेशन बी योर थर्ड इक्वेशन। जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो क्या होगा, नेक्स्ट अगर टेन फाइव में लेता हूँ, पी एफ डी में, पी एफ एम में, इन दिस ट्राइंगल tan phi will be equal to what, tan phi will be equal to your h1 upon, एक्चुअली में दिस विल बी इक्वल टू एफ एम, है ना, एफ एम होगा ये। पर यहाँ पर हमें एक अप्रोक्सीमेशन लेना होता है। अप्रोक्सीमेशन विल बी व्हाट, द अप्रोक्सीमेशन इज, जो आपका जो एम डी जो डिस्टेंस है, एम डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। ये बहुत पास है, बहुत क्लियर क्लीन है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो इसलिए एम डी इज इक्वल टू जीरो। तो इसलिए मैं एफ एम को, एफ एम कैन बी इक्वल टू एफ डी, ठीक है।
तो इसीलिए मैं इस डिस्टेंस को FM को FD लिख दूंगा. दिस विल बी इक्वल टू HF बाई H1 बाई FD. सो दिस विल बी इक्वल टू H1 बाई F. तो दिस इज इक्वल टू H1 अपॉन F. अब मेरे पास 4 इक्वेशन हो गई हैं, मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है. अब मैं इसको कैसे करूंगा कि बाई यूजिंग 1 एंड 2, H1 बाई U इज इक्वल टू H2 बाई V. तो ये मुझे क्या देगा, H1 बाई H2 इज इक्वल टू U अपॉन V. बाई यूजिंग 3 एंड 4, H1 बाई F इज इक्वल टू H2 बाई V माइनस F. तो इसका मतलब मेरे पास क्या आया, H1 बाई H2 इज इक्वल टू F बाई V माइनस F. अब यहाँ से मेरे पास 1 2 3 4, इसको मैं लिख देता हूँ 5 एंड इसको मैं लिख देता हूँ 6 इक्वेशन. बाई यूजिंग 5 एंड 6, U अपॉन V इज इक्वल टू F अपॉन V माइनस F. तो मैं इसको लिख सकता हूँ V अपॉन U इज इक्वल टू V अपॉन F माइनस 1. इसको मैं पूरे रिलेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई V. तो 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी हो जाएगा. तो दिस रिलेशन विल बिकम, V को मैं इधर ले आता हूँ तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ हो जाएगा. और ये आपका मिरर फॉर्मूला प्रूव हो चुका है. क्लियर. तो इस तरीके से प्रूव करते हैं. अब एक्चुअली में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले का प्रूफ. और आपका जो लेंस का फॉर्मूला है जो मैंने प्रूव किया है पहले पिछली क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस. इसको आपको कहीं भी किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए. अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं. इसका क्वेश्चन इज व्हाट. क्वेश्चन इज ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ऐसा कॉन्वेक्स और ये प्लेन. With its spherical surface of radius of curvature 20 centimeter, refractive index of the material is 1.5. Find the position and nature of the image formed. ओके, तो मैं पहले सेटअप बना देता हूँ. दिस इज योर क्वेश्चन. इसमें आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे करके, दिस इज योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर रखा हुआ है. थोड़ा कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ठीक से नहीं बन पाया. दिस इज योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. अब यहाँ पर आपके पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. योर ऑब्जेक्ट इज हियर. ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर दिया हुआ था हमें, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था शायद. करेक्ट. तो हमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर. और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो शायद 1.5 था. वो 1.5 है. और अब आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर. इसका जो रेडियस था वो था 20 सेंटीमीटर, वो गिवन था. तो यहाँ पर आपको इमेज का डिस्टेंस निकालना है, इमेज कहाँ बनती है. तो इमेज निकालने के लिए पहले तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला. 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. और 1/f का जो फॉर्मूला है हमें पता है कि वो होता है आपका म्यू 2, मतलब म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. है ना. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर म्यू 2 इज इक्वल टू 1.5 है, म्यू 1 इज इक्वल टू 1 है. और R1 की वैल्यू है, R1 इज दिस वन. R1 की वैल्यू है पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर. और R2 की वैल्यू है इन्फिनिटी, क्योंकि ये प्लेन है तो इसकी जो रेडियस होगी वो इन्फिनिटी पर होगी. क्लियर. तो यहाँ पर आपके पास फोकल लेंथ, इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, म्यू 2 इज 1.5 यानी कि 3/2 माइनस 1 इंटू 1/20 माइनस 0. तो दिस इज इक्वल टू 1/40 1/f. तो आपकी जो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई वो हो गई 40 सेंटीमीटर आ गई.
क्लियर। अब मैं इस वाले फॉर्मूले में डालूंगा, तो 1/v माइनस, अब यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेगा क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है लेफ्ट से राइट, और डिस्टेंस जो है राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो आपको u की वैल्यू माइनस होगी, तो 1/-30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसकी जो फोकल लेंथ पॉजिटिव में आई है, तो फोकल लेंथ आप क्या ये लोगे 40 सेंटीमीटर प्लस 40, तो दिस इज इक्वल टू 1/40, तो 1/v विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/40 माइनस 1/30 विच इज इक्वल टू माइनस 1/120। यानी कि आपकी जो इमेज है वो इमेज बन रही है इसी पर, यहाँ पर बन रही है पीछे, जो इमेज इधर बन रही है, और दिस इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और अगर आपको ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब मैं कल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और मैथमेटिक्स के जो 2020 के जो क्वेश्चन आए थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसको देखते रहिए, आपका एग्जामिनेशन बहुत पास आने वाला है। इसको अपनी नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ इनको भी देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप फ्रीली मुझे सेंड कर सकते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।